गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नाविक। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि रिसेंटली अभी आप एप्पल ने कुछ आईफोन्स अनाउंस किए हैं और उन्होंने इंडिया की जो नाविक टेक्नोलॉजी है वो अपने आईफोन्स में डालने का जो है वो फैसला लिया है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ ये जीपीएस, ग्लोनास, आपका जो है रशिया का जो ग्लोनास है और गैलीलियो है यूरोप का, सिर्फ यही आईफोन्स में आते थे, मतलब कि जो आपके नेविगेशन सिस्टम्स को में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अब इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है नाविक, वो भी अब आईफोन्स में आना शुरू हो जाएंगे। अब इसी को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं या उनको कहा जाएगा कि आप जीपीएस का अल्टरनेटिव जो है नाविक अब सारे स्मार्टफोन्स में 2025 तक डाल कर दो। ठीक है, तो जितने भी 5G फ़ोन्स हैं उनको सबसे पहले जो है ये कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी बाकी फ़ोन्स बचेंगे उनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि एडिशनल इंसेंटिव्स दिए जाएं स्मार्टफोन मेकर्स को, ताकि वो अपने आप जो है ये नाविक को जो है अपने फ़ोन्स में नाविक रिलेटेड चिप्स जो है वो इंस्टॉल करना शुरू करें। ठीक है, तो एप्पल ने जो ये डिसीजन लिया है उससे जो है नाविक और मेन स्ट्रीम हो जाएगा और ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनीज़, वो नाविक को डालना शुरू करेंगी। तो नाविक है क्या? नाविक हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो स्टैंड अलोन इंडिजिनस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और इसको इसरो ने बनाया है। 2006 में इसको अप्रूव किया गया था। उस समय जो है इसको इतना डिले किया गया कि 2011 में ये कंप्लीट होना था, लेकिन 2018 तक इसको डिले करते गए। ठीक है, अब इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के लैंडमास को ही नहीं बल्कि 1500 किलोमीटर और आगे तक उसकी बाउंड्रीज़ को जो है वो सपोर्ट करती हैं। पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग, जो भी इंफॉर्मेशन जो नेचुरल डिजास्टर्स में ट्रैकिंग के लिए सही होती है, जो आपको पता ही है जीपीएस कैसे आप यूज़ करते हो, वो समझ लो नाविक जो है ये उससे 4 टाइम्स जो है जीपीएस से एक्यूरेट होगा, क्योंकि जीपीएस जो है वो 20 मीटर तक की एक्यूरेसी आपको दिखाता है, जो नाविक है वो 5 मीटर तक की एक्यूरेसी आपको दिखा पाएगा। इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसके पास अभी रीजनल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम अपना है, जबकि अमेरिकन जीपीएस, रशियन ग्लोनास, यूरोपियन गैलीलियो और चाइनीज़ बाइडू ये जो हैं ये ग्लोबल लेवल पर हैं। और प्रपोजल ये भी है, गवर्नमेंट भी कंसिडर कर रही है कि नाविक को भी जो है आने वाले टाइम में ग्लोबल लेवल पर लाया जाएगा। तो जो फुली ऑपरेशनल नाविक है वो कैसे जीपीएस से बेटर है? एक तो मैंने आपको बताया कि 5 मीटर तक की एक्यूरेसी है एज़ कम्पेयर टू जीपीएस का 20 मीटर। और नाविक जो है इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है, मतलब कि ये सेम रीजन पे अर्थ को ये अर्थ के साथ रोटेट होती रहते हैं, तो ये सेम रीजन ऑफ अर्थ को ये लगातार देखते रहेंगी। और नाविक के सिग्नल जो है वो 90 डिग्री एंगल पर आते हैं, तो इसका मतलब आप कितने भी कंजेस्टेड एरिया में हो, डेंस फॉरेस्ट में हो या माउंटेन्स में हो, आपको जो है एक्यूरेसी जो है वो ख़राब नहीं होने वाली है एज़ कम्पेयर टू जीपीएस। ठीक है, जो कई बार आपको गलत दे देता है इन्फॉर्मेशन, आपकी ट्रैकिंग गलत कर देता है। अगर हम ओल्ड वर्सेस न्यू देखें सैटेलाइट्स नाविक की, तो जो 7 सैटेलाइट्स IRNSS कॉन्स्टेलेशन में भेजी गई थी 2018 तक, वो PSLV से भेजी गई थी। अब जो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं, जो अभी रिसेंटली मई 2023 में भेजी गई है, ये इसमें जो है लॉन्गर लाइफ मिशन है इसका एज़ कम्पेयर टू जो IRNSS 1 की जो सैटेलाइट्स गई हैं 2018 तक। इनका जो अब जो न्यू सैटेलाइट्स जाएंगे उनका जो मिशन होगा वो 12 साल तक का होगा एज़ कम्पेयर टू जो करंट वाली जिनका 10 साल तक का मिशन लाइफ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो OIML का सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बन चुका है। तो अब पहले तो हम ये देखते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी होती क्या है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी है जो कि रेगुलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को डील करती है, मेजरमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। एक्यूरेसी सही है, फेयरनेस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंश्योर करना कि जो आप सामान खरीद रहे हो उसकी जो मेजरमेंट्स उस पर लिखी है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो लीगल मेट्रोलॉजी जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के अंदर एक्ट के अंदर रेगुलेट होती है और ये एक पब्लिक को गारंटी देती है कि जो आप एक्यूरेसी जो वेट्स की है या मेजरमेंट्स की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अदरवाइज़ तो आपको कैसे पता लगेगा? जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर लिखा होता है कि ये इतना इसकी इतनी मेजरमेंट है, इसका इतना वेट है, तो ये लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के हिसाब से ही उनको जो है ये कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम OIML के बारे में देखें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इसको हम कहेंगे। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। ये मॉडल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है डेवलप करती है, जो कि लीगल मेट्रोलॉजी के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये नेशनल लॉज और रेगुलेशंस को हार्मोनाइज करने के लिए और जो जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर्स, रडार स्पीड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, शिप टैंक्स जो पोर्ट्स पर चलते हैं, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट्स, इन सब की जो है
मेजरमेंट्स को जो है रेगुलेट करती है। इंडिया अब जो है OIML का मेंबर 1956 से है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो जो ये OIML सर्टिफिकेट है, इसका फ़ायदा क्या होगा इंडिया को? तो ये एक सिस्टम बन जाएगा इशू करने का, इंडिया इशू कर पाएगा, रजिस्टर कर पाएगा और यूज़ कर पाएगा OIML सर्टिफिकेट्स। और अब टोटल 13 कंट्रीज़ हैं इंडिया को मिलाकर जो कि ये सर्टिफिकेट्स इशू कर सकती हैं। तो इंडिया ने जो सर्टिफिकेट इशू करेगा इंडिया कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो ये है, ये मेजरिंग का जो प्रोडक्ट है या जो भी वेट्स हैं, ये कंप्लाई कर रहे हैं लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स को, इस सर्टिफिकेट को वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो है अपने एक्सपोर्ट कर पाएंगे वेइंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को वर्ल्ड वाइड। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं K2-18b एक्सोप्लैनेट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक टेंटेटिव एविडेंस पाया है जिसमें कि डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट K2-18b के जो है में हमें मिला है कि वहाँ पर साइंस ऑफ लाइफ हैं। ठीक है। तो ये जो ये एक्सोप्लैनेट है, ये पहली बार 2015 में डिस्कवर किया गया था। 8.6 टाइम्स बिगर देन अर्थ है। ये एक हाइसियन वर्ल्ड है, मतलब हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है यहाँ का, और इसका जो सरफेस है वो कवर्ड बाय ओशन वाटर है। कहा जा रहा है कि कार्बन बेयरिंग मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं इसके एटमॉस्फेयर में, और जो कि आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये तो आपको पता ही है, कई बार पढ़ चुके हैं हम। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। सन अर्थ के L2 लैग्रांज पॉइंट में इसको जो है वो प्लेस किया गया है, और ये मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप एवर बिल्ट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिक्रा प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और नाबार्ड ने मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि डेटा ड्रिवन डिजिटल पब्लिक गुड जो है वो क्रिएट किया जा सके, को क्रिएट किया जा सके। तो डिक्रा होगा क्या? एक डिजिटल पब्लिक गुड जो कि एक ओपन एक्सेस देगा ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को जो है बढ़ाने के लिए या उसके बारे में उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जियो स्पेशल डेटा सेट्स तैयार किए जा सके। अब होगा क्या कि इंडिया के जो 50 मिलियन हेक्टेयर्स का फार्म लैंड है अक्रॉस द कंट्री, उसके बारे में इंटेलिजेंस देना, पब्लिक को बताना, आइडेंटिफाई करना उन फार्म्स को जो कि क्लाइमेट चेंज से रेजिलिएंट हैं, ये सारा डेटा जो है ये जनरेट करेंगे और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। जिसके मुताबिक इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च या डेवलपमेंट की जा सकेगी नाबार्ड या फिर हमारी गवर्नमेंट के और एजेंसीज द्वारा। ठीक है। इसी से ही हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी ला पाएंगे एग्रीकल्चर में कि कौन से पर्टिकुलर एरियाज़ में हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश मेड स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो है रिसेंटली यूज़ किए गए हैं यूक्रेनियन स्ट्राइक में, जिससे कि रशियन सबमरीन और शिप जो है वो हार्म हुई है, डैमेज हुई है क्राइमिया में। तो ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं। यूके और फ्रांस ने इसको मिलकर बनाया है। इसमें ये स्ट्राइक कर सकता है हाई वैल्यू स्टेशनरी एसेट्स को, जैसे एयर बेसिस, रडार इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशंस हब, पोर्ट फैसिलिटीज़, और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ऑपरेट कर सकता है। और ये हाईली फ्लेक्सिबल है, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, और ये इंडिया के पास भी है। ठीक है। और भी कंट्रीज़ हैं, और भी एयरफोर्सेज हैं, इजिप्ट, इंडिया, इटली, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारी एयरफोर्सेज के पास ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। तो अगर हम देखें तो ये इसको लॉन्च किया जाता है एयर से। 1.3 टन्स का इसका वेट होता है, सिर्फ 5 मीटर लंबा है ये, और इसकी स्पीड लगभग 600 माइल्स पर आवर है, और ये 450 kg का कन्वेंशनल वॉरहेड जो है कैरी कर सकता है, और इसकी रेंज लगभग 200 माइल्स है, मतलब 300 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने रिसेंटली 2000 रुपये का फ़ाइन इम्पोज किया है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो है एक जूनियर भेज दिया था जो बेंच के पास विदाउट एनी पेपर्स उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है रूल्स बना सकता है कि कैसे प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स होंगे कोर्ट के अंदर। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है एक टाइटल है, एक एडवोकेट को दिया जाता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोई कॉज या फिर प्लीड कर रहा है बिफोर SC। ठीक है। तो ये सिर्फ यही एडवोकेट्स जो हैं कोई भी मैटर या डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स हैं। तो कोई भी और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में ये ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो अगर हम देखें कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए, तो पहली बात तो उनको किसी ना किसी स्टेट बार काउंसिल में जो है एनरोल्ड होना चाहिए। दूसरा, वो उनके पास कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनको 1 साल कम से कम किसी सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और चौथा ये है
कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है एग्जामिनेशन को में जो है अपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। एडवोकेट को जो है अपना एक ऑफिस भी होना चाहिए उनका दिल्ली में 10 माइल्स डिस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट के हाउस के आसपास, और एक क्लर्क भी उनके पास एम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं एससी में उनके नाम पर वो उसमें मेंशन किया होना चाहिए। क्या कोई और फिर मतलब एडवोकेट वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में? एक एडवोकेट जो है असिस्ट तो कर सकता है, ब्रीफ भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर सकता है और हेल्प कर सकता है ड्राफ्टिंग में। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को इवन आर्ग्यू भी कर सकता है, प्लीड भी कर सकता है केस में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिहाफ पर। लेकिन जो फाइलिंग ऑफ केस होगा, जो वकालतनामा फाइल होगा, वो सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नाम पर ही फाइल होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Navik. This topic is important for your science and tech section. So after convincing Apple to support the navigation technology Navik in new iPhone models, Union government is thinking about mandating manufacturers to embed the homegrown GPS alternative Navik in all the smartphones which are sold in India by 2025. Initially, it would be made mandatory for all the 5G phones, and later on, it would be made mandatory for other phones as well. Okay, so government is also considering offering certain additional incentives to smartphone makers so that they can use chips which are designed or manufactured in India, and they support Navik technology. So in the next round of PLI scheme, perhaps this scheme could be announced. Okay, so Apple's adoption of this technology could propel this Navik into mainstream acceptance. Other smartphone manufacturers would also start accommodating this Navik also. So already there are certain manufacturers like Poco, Vivo, and Xiaomi. They are already having Navik as one of the navigation system in their mobile phones or in their devices. Okay. So what is Navik? Navik is Indian Regional Navigation Satellite System, which is a standalone indigenous navigation satellite system which has been developed by ISRO. It was approved in 2006 and it was expected to be completed by 2011, but it only became operational in 2018 due to inordinate delays. So it consists of 7 satellites and it covers the whole of India's landmass, and it also covers up to 1500 kilometers from its boundaries. So it is helpful in public vehicle tracking, for tracking and providing information related to natural disasters. And you know already what you use GPS for. Okay, so this is same as GPS, but it is much more efficient than GPS. If I may say, that it is 4 times as accurate as GPS. Okay, so India is the only country which is having its own regional satellite based navigation system. The other 4 countries, or the other 4 countries, are having the global navigation systems. So the fully operational Navik has open signals which are accurate up to 5 meters as compared to GPS, which is 20-meter accurate. Okay, so Navik also uses satellites which are placed in high geostationary orbit, which means that they are moving at the constant speed relative to Earth, so that they are always looking over the same region on Earth. Okay, Navik signals come to India at 90-degree angle, and that's why it makes them easier to reach devices which are located even in congested areas, dense forests, or mountains. So if we look at old versus new satellites of Navik, then each of the 7 satellites of IRNSS constellation were placed by PSLV, and it was launched, and all of them were placed by 2018. And ISRO's 9th satellite, which was actually 8, but it is considered as 8th satellite because the 8th one was lost after some issues. So it was launched in 2017. Now the second generation satellites are being launched by ISRO to support the Navik constellation even more. So these second generation satellites have a longer mission life as compared to the old ones. So the next topic is International Organization of Legal Metrology. This topic is important for your economy and your governance section. So recently, Union Minister of Consumer Affairs Secretary has said that India has become an OIML certificate issuing authority. So for that, we have to understand what is legal metrology. Legal metrology is basically metrology which is dealing with regulation and standardization of measurements and measuring instruments. So it is aimed to ensure that there is accuracy, fairness, and consumer protection in various commercial and industrial activities. So all these measurement related activities are regulated by the Legal Metrology Act of 2009. So the main aim of these rules is to ensure that a public guarantee is provided that
whatever you are purchasing, you have security and accuracy of those weights and measurements. Okay, so what is OIML? OIML basically is International Organization of Legal Metrology, and is the standard international standard setting body. It develops the model, regulations, standards, and related documents which are used for legal metrology authority and industry. So it is important for harmonizing national laws and regulations according to the this international organization. So India became a member of OIML in 1956, and its headquarters is located in Paris. So what would happen with this with this approval of or ability of India to issue such certificates? So basically, OIML certificates are issued for registering and OIML is basically a system of issuing, registering, and using OIML certificates. And with addition of India, the number of countries which are authorized to issue such certificates has increased to 13 now. So any certificate that will be issued by India with respect to these products or instruments which are made in India or by domestic manufacturers, this will be accepted worldwide. Okay. So the next topic is K2-18b exoplanet. This topic is important for your science and tech section. So NASA's James Webb Space Telescope has found tentative evidence which suggests signs of life on a distant exoplanet K2-18b. So this planet was discovered in 2015, it is 8.6 times bigger than the Earth. It could be a Hycean world, which means that it has hydrogen-rich atmosphere with a surface covered by ocean water. So it has also, this Webb Space Telescope has also revealed traces of carbon-bearing molecules in the atmosphere, in its atmosphere, including methane and carbon dioxide. So we already know about James Webb Space Telescope. It is a collaboration between NASA, European Space Agency, and Canadian Space Agency, and it has been placed in L2 Lagrange point. It was launched in December 2021 and is the most powerful infrared space telescope ever built. So the next topic is DICRA platform. This topic is important for your governance section. So recently UNDP and NABARD have signed an MOU to co-create data-driven digital public good. Okay, so this DICRA is basically data in climate resilient agriculture. This will be a digital public good, and it will be providing open access to key geospatial data sets which will help us to ensure climate resilient agriculture. So about 50 million hectares of Indian farmland will be made available in this geospatial data sets, and using this data science and machine learning, we would be able to identify farms which are resilient to climate change and those which are highly vulnerable. So using this data, our policymakers or researchers or development specialists, they would be able to develop policies with respect to where there is more need to focus on agricultural development and how we can deal with this climate issues of Indian agriculture. Okay, so the next topic is Storm Shadow missiles. This topic is important for your security section. So British-made Storm Shadow missiles were recently used in a Ukrainian strike, and which has damaged a Russian submarine and ship at a major naval port in Crimea. So this is a long-range cruise missile which has stealth capabilities, and it has been developed by UK and France. So the missile is intended to strike high-value stationary assets like air bases, radar installations, communication hubs, and port facilities, and it can be operated in even extreme conditions. So this weapon offers a highly flexible and deep strike capability based upon sophisticated mission planning system. So this Storm Shadow missile is also in service with air forces of India, Egypt, Italy, Greece, Saudi Arabia, Qatar, and UAE. It is typically launched from the air, and it weighs just 1.3. It weighs about 1.3 tons, and it is just over 5 meter long. It can attain a speed of over 600 miles per hour due to its turbojet engine, and it can carry a 450 kg conventional warhead at a range of up to 200 miles, that is about 300 kilometers. So the next topic is advocate on record. This topic is important for your governance section. So a Supreme Court bench has recently imposed a cost of 2,000 rupees on an advocate on record for sending a young junior to appear before the bench without any papers. So what is advocate on record? So as per the Article 145 Clause 1 of the Indian Constitution, Supreme Court has the power to
make rules for regulating the practices and procedures in the court from time to time. And an advocate on record is a title which has been given to any advocate who can represent or a cause or plead before the Supreme Court. Only these advocates are entitled to file any matter or document before the Supreme Court. No other high court in India has a similar provision. So how can one become an advocate on record, and or basically what are the requirements for becoming an advocate on record? So an advocate on record is required to be enrolled with any state bar council. This advocate has to have a prior experience of at least 4 years, and he or she should have a training of 1 year under a senior advocate on record. This advocate should have appeared for the examination conducted by the Supreme Court, and this advocate is required to have an office in Delhi with a radius of 10 miles from the Supreme Court house, and give an undertaking to employ a clerk who shall be a registered clerk within 1 month of being registered as an advocate on record. So once registered, this advocate on record will be issued the unique identification number, which must be used on all documents which are filed in the Supreme Court. So whether an advocate is allowed to assist in a matter held before the Supreme Court. So actually an advocate is allowed to assist, brief, collect all documents related to the case, and even help in drafting the documents as well. Even he can argue and plead a case with the instruction of an advocate on record, but the wakalatnama, that is the filing of a case, can only be done by an advocate on record and not the other advocates. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.